इस महापर्व की आपको भी शुभकामनाएं। और लगातार लोग भी पहुंच रहे हैं अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। लोगों के भीतर ये जो उत्साह है उसे किस कदर आप देख रहे हैं, क्योंकि लोग काफी अवेयर हैं इसको लेकर के हमें सबसे पहले जाना है और अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर वोट करना है सबसे पहले। का सबसे बड़ा पर्व है। हमारे यहाँ मताधिकार का उपयोग करने के लिए सारे लोग जागरूक हैं और जागरूक के हिसाब से सुबह से देखिए लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं बड़े लोग। और सुबह का दौर जो होता है, ये गर्मी का मौसम है तो ठंडे का उसमें लोग जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा मतदान करते हैं। तो आप देखिए कि शुरू के जो पहला घंटा होता है 7 से 9, वह कहीं कहीं 15%, कहीं 20% तक वोट हो जाती है। तो ये लोकतंत्र के उत्सव में सबसे ज्यादा लोग अपने मताधिकार का उपयोग करते हैं और जागरूकता है। तो तमाम लोग ये जानते हैं कि किन अधिकारियों के लिए किन मुद्दों पर वोट करना है। सभी लोग सजग हैं। और देखिए पूरे देश में 88 सीटों पर मतदान हो रहा है और इसमें तय होना है कि देश का भविष्य कहाँ जाएगा, किस ओर जाएगा, क्या नरेंद्र मोदी सरकार को तीसरा कार्यकाल मिलेगा, इंडिया गठबंधन जो आधे अधूरे मन से हुआ है उसमें कितने लोग सहमत होंगे। इन तमाम बातों को लेकर ये तय होना है कि जो अच्छा, तो रविंद्र जी आप ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो है वो आधे अधूरे मन से हुआ है, यानी उतना मजबूत इंडिया गठबंधन नहीं नजर आ रहा। जिस तरीके से जो तमाम विपक्षी गठबंधन जो दल है वो एक साथ लामबंद होकर ही दावा करते हैं कि हम इस बार तो सत्ता हासिल करेंगे और ऐसे में मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा करते हैं। आपको नहीं लग रहा, आपको लग रहा है कि आधे अधूरे मन से इंडिया गठबंधन चल रहा है? जिस तरीके से गठबंधन की दावेदारी की जा रही थी, जिन्होंने इसकी पहल की थी, इंडिया गठबंधन की जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो बिहार के मुख्यमंत्री थे, वो खुद पाला छोड़ के इंडिया गठबंधन का जाकर यूपीए में साथ शामिल हो गए। बंगाल में ममता बनर्जी के साथ इंडिया गठबंधन नहीं है, वहाँ टीएमसी अलग, तृणमूल कांग्रेस अलग लड़ रही, कांग्रेस अलग लड़ रही, सीपीआई अलग लड़ रही है। इनमें सबका गठबंधन नहीं है। तो देखिए कुछ राज्यों में आधे अधूरे मन से हुआ। जिस तरीके से बिहार में पूर्णिया की सीट पर आज जहां मतदान हो रहा है, पूर्णिया पर, वहां पप्पू यादव कांग्रेस के दावेदार थे, वो कांग्रेस में शामिल इसीलिए हुए थे कि उन्हें पूर्णिया से टिकट मिलेगी। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने पूर्णिया की सीट अपने पास रख ली और अपना प्रत्याशी भीमा भारती को। अच्छा रविंद्र जी, ये तो खैर चलिए पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्य की बात हुई। जब हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, चूंकि आज 3 सीटों पर यहाँ पर मतदान चल रहा है, ऐसे में कई कद्दावर जो है वो यहाँ पर अपनी किस्मत भी आजमा रहे हैं। आपको क्या लगता है किसका पलड़ा ज्यादा भारी होगा? कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर हाँ तीनों सीटों पर? देखिए जो छत्तीसगढ़ की जो 3 सीटें हैं, उस तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहले से काबिज है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पूरे देश की निगाहें लगी हुई है कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव की सीट से लड़ रहे हैं, जहां बहुत ही कांटे का मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी वहां लगातार जीत रही है। तो भूपेश बघेल ने एक चुनौती पेश की भारतीय जनता पार्टी के सामने। देखिए उसमें जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, राष्ट्रीय स्तर का चुनाव तो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, क्षेत्रीय मुद्दों का इसमें बहुत ज्यादा महत्व नहीं रहता है। तो महंगाई का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, और इसके साथ साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस तरीके से पिछले 2 कार्यकाल में अपने जो विकास के काम किए हैं, जो विकास का एजेंडा बताते हैं कि सबका साथ सबका विकास का, उन्होंने जो दावेदारी पेश की है कि साहब अगले तीसरे टर्म के लिए जो हम चाहते हैं उसके लिए जो उन्होंने एक मॉडल पेश किया है, तो विकास का एक मॉडल उन्होंने पेश किया है। तो उनका कहना है कि डबल इंजन की सरकार रहेगी तो ज्यादा से ज्यादा विकास के काम होंगे। तो जो डबल इंजन की सरकार के साथ इसलिए वो चाहते हैं कि जो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर खड़ा रहा, तो इस बार भी वो उनके साथ खड़ा रहे। वही गठबंधन के इंडिया गठबंधन के जो प्रतिनिधि के रूप में जो लड़ रहे हैं, या राहुल गांधी जो प्रचार करने जा रहे हैं, वो बार बार अपना 5 मुद्दों की न्याय की बात करते हैं। उन्होंने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने की बात की है, किसानों के लिए बात की है। इस तरीके से वो अपने एजेंडे पर बात कर रहे हैं और उनका अपना मैनिफेस्टो, इनका अपना मैनिफेस्टो है। लेकिन मैनिफेस्टो के साथ साथ जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने लगातार जनता से अपील की है, जनता के बीच में जाकर बात की, उसमें कितनी सफलता मिलेगी ये तो हमको मतगणना के बाद पता चलेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से 4 जून का इंतजार तो सर सभी को है रविंद्र जी। अच्छा, मध्य प्रदेश की जब हम 6 सीटों पर जहां पर आज वोटिंग चल रही है, कौन सी ऐसी बड़ी सीटें हैं, हॉट सीट हो जाती हैं, जिन पर सबकी नजरें हैं, जो काफी महत्वपूर्ण है? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सीट तो खजुराहो, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा है। पिछली बार वो 4,92,000 वोटों से वहां से जीते थे। इस बार वो इंडिया गठबंधन को सीट गई थी, लेकिन इंडिया गठबंधन की जो उम्मीदवार थी, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थी
उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। फिर इंडिया गठबंधन फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी प्रजापति हैं, उनको समर्थन देते, लेकिन वहां पर भी वही ऐसे आधे अधूरे मन से कांग्रेस के लोगों ने कोई खास प्रचार किया नहीं। वो अकेले फॉरवर्ड ब्लॉक का जितना कार्यकर्ता है वो भी आधे अधूरे मन से प्रचार कर रहे हैं। तो जहां 19 लाख वोटर है, उस 19 लाख वोटर के सामने ये सवाल है कि साहब इसमें वोट किस तरफ जाएगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार खजुराहो सीट जीत रही है, ऐसा नहीं कि बीटी शर्मा भी पहुंचे तो जीत रही, लगातार जीत रही है। अब उस सीट पर जो इंडिया गठबंधन का वोट है वो कैसे निकलेगा, तो निकालने के लिए संगठन काम कर नहीं रहा। कांग्रेस का कार्यकर्ता घर में बैठ गया, उसके नेता उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, गठबंधन के लिए काम नहीं कर रहे। हाँ। यदि वो गठबंधन के लिए काम करते तो अच्छा रविंद्र जी, क्योंकि हमने देखा मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर सक्रियता हमने पूरे ऑल टाइम देखी है और बड़ी एक्टिवनेस के साथ वो लगातार पहुंच रहे हैं। सभाएं उन्होंने बहुत सारी की है, मध्य प्रदेश में तो खासतौर पर उनकी ज्यादा एक्टिवनेस देखने को मिली थी। एक तरफ प्रधानमंत्री जैसे दिग्गज और लोकप्रियता और सबसे बड़े नेता जब बीजेपी के समर्थन में पहुंच रहे हैं, अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ जब हम INDIA गठबंधन की या फिर केवल कांग्रेस की बात करते हैं तो कोई बड़ा चेहरा यहाँ पर ऐसे इतना एक्टिव या फिर इतना सक्रियता के साथ अपनी सभाएं करता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो क्या ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है इन चुनावों में? देखिए इंडिया गठबंधन की ओर से सारे लोग तो आए नहीं। राहुल गांधी को सपना आना था, वो बीमार पड़ गए तो आए नहीं। खड़गे जी वहां पर पहुंचे और उन्होंने प्रचार किया। मध्य प्रदेश की जो 3 नेता हैं, जीतू पटवारी हैं, अरुण यादव हैं और विवेक तनखा, ये लगातार प्रचार कर रहे हैं। पहले चरण में तो हम सब ने देखा कि कमलनाथ अपने छिंदवाड़ा से बाहर नहीं निकल पाए थे। दिग्विजय की सीट पर आज वोटेंगे। ये 2 बड़े चेहरे हैं, स्टार प्रचारक माने जाते हैं कांग्रेस के लोग इनके समर्थक है पूरे प्रदेश में, तो ये अपनी सभाओं के लिए बुलाते हैं, लेकिन ये अपने अपने इलाके में फंसे रहे। अब इस चुनाव के बाद जो तीसरे और चौथे चरण में होगा वहां कमलनाथ और दिग्विजय पहुंच सकते हैं, लेकिन इनके पास स्टार प्रचारकों की वैसे भी कमी थी। यदि राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो क्षेत्रीय नेताओं को उतना वजूद मध्य प्रदेश में है नहीं। जितना हम सब जानते हैं कि इंडिया गठबंधन की बात करें तो कोई ऐसा वजूद है नहीं। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे जरूर अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी की मायावती का प्रभाव है, लेकिन अन्य दलों का वहां ऐसा कोई गठबंधन, ऐसा कुछ खास प्रभाव है नहीं। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी वो अपने स्टार प्रचारकों को ले, जैसे नरेंद्र मोदी आए, अमित शाह लगातार दौरे कर रहे हैं, नड्डा जी सतना पहुंचे हुए, तो लगातार जिस तरीके से वो लोग दौरे की और प्रचार कर रहे हैं उसका प्रभाव भी मतदाताओं पर दिख रहा है। और कांग्रेस की ओर से सिर्फ राहुल गांधी ही यहाँ सभा करने एक बार आए हुए, लेकिन इसके अलावा खड़गे जी सतना आए और इस सेकंड दौर में तो बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं है। प्रदेश स्तर के नेता यहाँ प्रचार कर रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दमोह का दौरा किया, उन्होंने सागर में आम सभा को किया, उन्होंने पिपरिया में आम सभा किया, उन्होंने हरदा में आम सभा किया और भोपाल में रोड शो किया। तो जिस तरीके से वो लगातार अपने चुनाव को गंभीरता से लड़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की कोई स्टार। हालांकि अभी मैं आपसे कांकेर सीट को लेकर भी सवाल करूंगी जो कि एक बीजेपी का गढ़ रही है, ऐसी सीटों पर क्या मुकाबला आप देख रहे हैं? आप बने रहिएगा रविंद्र जी। इसी बीच